हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग, जैसा कि मनोहर रेखा हमने 1A एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर हम पहले पार्ट के सभी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो हमने 1A को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1B को हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ जानकारी, बेसिक जो नॉलेज पता होना चाहिए, ताकि हम एक्सरसाइज के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए, उनके उस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भाज्य और अभाज्य संख्या। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं, अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आज हम इन दो टॉपिक को क्लियर करेंगे, तब अगले एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जो अपने से कट रहा हो, अपने से डिवाइड हो रहा हो और साथ साथ किसी एक अदर संख्या से भी कट रहा हो और एक से भी डिवाइड हो। मतलब एक ऐसी संख्या जो एक से भी डिवाइड हो और खुद से भी डिवाइड होता हो और कोई अदर संख्या से भी डिवाइड होता हो, कटता हो, ऐसी संख्याएं हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जो एक और अपने से अतिरिक्त के अलावा किसी एक अन्य संख्या गुणनखंड होता हो, उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक खुद का गुणनखंड है, 2 एक का गुणनखंड और खुद का गुणनखंड है, 3 एक का गुणनखंड है, खुद का गुणनखंड है। लेकिन ये 4 जो है, 1 का गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है और अपने आप का गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक के अतिरिक्त अपने आप के अलावा किसी एक संख्या का और गुणनखंड आ जा रहा है, तो ये 4 क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। 5 देखिए, 5 एक का गुणनखंड है और अपने आप गुणनखंड है। 6 देखेंगे, 1 का गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है, 3 का गुणनखंड है और अपने आप का गुणनखंड है। मतलब 1 का गुणनखंड और अपने आप के गुणनखंड के अलावे 2 संख्याओं का और भी ये गुणनखंड है, तो ये आ जाती हैं भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार हम 8 को भी देखते हैं। ये 1 का गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, उसके बाद अपने आप का गुणनखंड है। तो ये 1 और अपने आप के अलावे 2 संख्याओं का और गुणनखंड आ जाता है, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार 9 हुए, 10 हुए, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जस्ट इसी का अपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर होता है जो अपने आप से ही कटती हों, जो अपने आप से ही गुणनखंड होती हों, जो अपने आप का गुणनखंड होता है, वही कहलाती हैं क्या? अभाज्य। जो अपने आप से और एक उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, तो वो कहलाती अभाज्य। जैसे एक स्वयं का ही गुणनखंड है, 2 एक और स्वयं का गुणनखंड है, 3 एक और स्वयं का गुणनखंड है, 5 एक और स्वयं गुणनखंड है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ये भी स्वयं गुणनखंड है, ये सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जितनी संख्याएं आप देख रहे हैं, ये सभी संख्याएं, सॉरी, ये 21 जो है भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये एक से कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसका और गुणनखंड क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, 3 हो जाता है, 2 अदर संख्या मिल जाता है ना, तो ये भी भाज्य में ही आता है। फिर ये अभाज्य, ये भी अभाज्य। इसी प्रकार कई संख्याएं हैं। तो आपने भाज्य और अभाज्य के बारे में समझा, तो आइए इसकी परिभाषाओं को हम नोट कर लेते हैं। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका एक के अतिरिक्त स्वयं या कम से कम एक अन्य संख्या का गुणनखंड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और अभाज्य संख्या का हम क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिसका केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 7, 5, 11, 13, 17, 19, 23 इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो क्या आपके समझ में भाज्य और अभाज्य संख्या आ गया? तो अगर आपके समझ में आ गई हो तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। भाज्य को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं, COMPOSITE कंपोजिट नंबर। और अभाज्य को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को रोक करके ज़रूर नोट करें। अब अभाज्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखना है, हमेशा के लिए कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये कोई भी आपसे पूछ सकता है या आप कहीं भी जा रहे हैं और एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है ये। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा क्या कि एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके दो भिन्न गुणनखंड नहीं हैं। क्या एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके कोई दो भिन्न गुणनखंड नहीं है। ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फिर एक कोई भाज्य संख्या भी नहीं है, अर्थात एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात को याद रखिएगा। एक कोई भाज्य संख्या भी नहीं है क्योंकि भाज्य संख्या में संख्या स्वयं और एक अन्य गुणनखंड होना चाहिए। उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा यही केवल सम अभाज्य संख्या भी है। मतलब ये सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ एक शब्द आया है सम, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हों, 2 से डिवाइड हो जाती हों। अब 2 से कौन कौन डिवाइड होगा? जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये संख्या दिया गया है और पूछा जाए 2 से डिवाइड होगा तो हाँ ये क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, 6, 5, 3, 2, 4 लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 0, 2, 4, 6, 8 अंत में होती हों वो 2 से डिवाइड होंगी। तो सम संख्या समझ में आया? तो जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा समअभाज्य सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो हम क्या कहेंगे? 2, ठीक। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। फिर सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिला सबसे पहले? 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या सम, ये भी 2 से कट रहा है ना, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है, जबकि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। कहाँ है 9? ये देखिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है 9। ये विषम क्यों है? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता इसलिए विषम हो गया। तो क्या आपके समझ में आया? उसके बाद इसी के साथ हम क्लियर हो जाते हैं कि अगर हम एक अंक लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ सभी में एक ही अंक है। तो एक अंकों की छोटी संख्या अगर हम लिखना चाहें तो 1 लिखेंगे और एक अंकों की बड़ी संख्या लिखना चाहें तो वो हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। और अगर हम 9 के बाद गिनती लिखते हैं तो 9 के बाद गिनती शुरू हो जाती है 10, उसके बाद 11, 12, 13 इस प्रकार से हम कहाँ तक लिखते हैं? 99 तक। तो यहाँ 2 अंक आ जाते हैं, 1 अंक 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक आ जाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि 2 अंकों की छोटी संख्या तो 10 बताते हैं और 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 बताते हैं। अब 99 के आगे अगर हम लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा कितना? 100। 99 के आगे क्या लिखेंगे? 100। तो हम लिखेंगे 101, 102, 103 इस प्रकार संख्या लिखते हैं तो अंत में आता है 999। तो 3 अंकों की छोटी संख्या अगर कोई पूछे तो वो हो जाएगा 100 और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999।
99। अब 999 के बाद अगर संख्या लिखते हैं तो हमारे पास आता है 1000। अब हम लिखेंगे 1001, 1002, 1003। इस प्रकार से हम संख्या लिखते हैं तो लास्ट में आ जाता है 9999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाता है और 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 हो जाता है। इसी प्रकार हम संख्याओं को, एक अंकों की छोटी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या को समझते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोग भाज्य, अभाज्य, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, सम और विषम में आप अच्छे से डाउट को अपने क्लियर कर लिए होंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सीखा था क्या कि भाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावे कोई अदर नंबर का गुणनखंड होता हो, उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। और अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं के अलावे, एक के गुणनखंड के अलावे और कोई संख्या गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें दोनों में क्या खास बात है, तो जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, मान लीजिए 24 एक भाज्य संख्याएं हैं, तो हम इन भाज्य संख्याओं को क्या कर सकते हैं, अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। तो हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यूज करेंगे और यहाँ पर जितनी भी संख्याएं रहेंगी उन सभी भाज्य संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो आपको बता दें कि भाज्य संख्या जैसे मान लीजिए 24 है, इसका अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करना हम दो विधि से करते हैं। एक क्या होता है, एक विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है ट्री मेथड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्री मेथड, वृक्ष विधि। क्या भैया, वृक्ष विधि, है ना, वृक्ष विधि। इनके द्वारा हम किसी भी भाज्य संख्या को दो विधियों से अलग अलग हल करते हैं। हम आज दोनों विधियों को आपको समझाएंगे। तो अगर हमें 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, इस विधि से सबसे पहले आप अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करेंगे, अभाज्य संख्याओं से ही इसको कटाएंगे। अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, यही होती है अभाज्य संख्याएं। तो अगर 2 से कटती हूँ तो 2 से कटाते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा। तो ये जो हमें इस 24 का गुणनखंड जो प्राप्त होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इसे हम 1 2 3 बार 2 है ना, तो 2 पे पावर 3 और गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये 2 पे पावर 3 और 3 जो आया, ये अभाज्य गुणनखंड विधि किसका है, 24 का। हम सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य में लिखेंगे। इसी को बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जो कि हम प्रत्येक भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। इसमें अब हम त्रिमेटर देखते हैं, वृक्ष विधि। तो वृक्ष क्या होता है, तो पहले तो हम बनाते हैं कि एक, मान लीजिए ये पेड़ है। अब इस पेड़ की 2 शाखाएं निकलेंगी, हैं। तो पहली शाखाएं एक अभाज्य के रूप में होंगी और दूसरी शाखाएं भाज्य के रूप में होंगी। ठीक, तो पहले हम इसकी 2 शाखा निकाले, तो 24 के गुणनखंड हम इस प्रकार करेंगे कि एक शाखा अभाज्य आ जाए और दूसरी शाखा भाज्य आ जाए, तो 12 दूना 24। और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि ये संख्याएं दोनों शाखाएं भाज्य में ना आ जाएं। अब ये अभाज्य हैं, तो इसको तो हम इसमें से 2 शाखा तो निकाल नहीं सकते। अब हम इसमें से 2 शाखा निकालते हैं, तो इसमें 2 शाखा निकालते हैं तो यहाँ पर 2 शाखाएं बनेंगी। तो अब इस 12 गुणनखंड कर सकते हैं 2 और 6, ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम 6 और 2 लिख सकते हैं, ये अभाज्य है लेकिन ये अभी भी भाज्य है। तो इसमें से 2 शाखा निकालेंगे, तो इसमें से जब 2 शाखा निकालते हैं तो ये हो जाता है 2 और 3। अब ये दोनों अभाज्य हो गई, तो ये मेथड कहलाती है ट्री मेथड, वृक्ष विधि, और ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड विधि।
तो क्या आपके समझ में ये दोनों विधि आया ठीक से? नहीं आया हो तो चलिए हम फिर से एक क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन 140। हम 2 विधियों का यूज़ करते हैं। पहली विधि हम यूज़ करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि यूज़ करेंगे हम लोग वृक्ष विधि, ट्री मेथड। तो आपको जो विधि अगर सरल लगे उन्हीं विधियों के द्वारा हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये भाज्य संख्या है ना? और भाज्य संख्या ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है। चलिए ये देखते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास है कितना संख्या 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने बताया था पीछे कि किस संख्या से हमें घटाना है। देखिए 2 से, सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 2 से 35, फिर अब देखिए 2 से ये नहीं कटता है, अब किससे? तो अब हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको 7 बार में, अभी आ गया 7, 7 जा 7। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये जो आया ये आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड। अगर ट्री मेथड करना चाहें तो सबसे पहले हमें एक पेड़ की निर्माण करना पड़ेगा। पेड़ के निर्माण में 140 लिखिए। अब इसकी 2 शाखाएँ निकालनी पड़ेगी। अब पेड़ की 2 शाखाएँ निकालते हैं, एक होगा भाज्य के रूप में, एक होगा अभाज्य के रूप में। अभाज्य के रूप में लिखते हैं हम क्या? तो 2 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखते हैं 70, है ना? 70 दूना क्या होता है? 140। अब ये भाज्य है तो अब इसको अभाज्य बनाएंगे। अब इसकी भी 2 शाखाएँ, तो क्या 35, है ना? यहाँ लिखेंगे 35 और यहाँ लिखेंगे 2, 35 दूना 70। अब 35, अब इसकी भी 2 शाखाएँ देखेंगे इसका गुणनखंड कितना होता है? 2 शाखाएँ आनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 5 और 7। अब ये अभाज्य हो गया। तो ये हो गया ट्री मेथड। तो क्या आपके समझ में आया? तो अगर समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और हम आगे अब अपने किताब के ये जो है एग्ज़ाम्पलों को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।